डॉक्टर मोहम्मद शहबाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे, उनको मैं वेलकम करूंगा। और आप एक वैसे मौशी माहिर हैं, और इसके साथ साथ ये जो हमारे सारे मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, इसकी वजह से जो असरात मरतब हो रहे हैं, इसके ऊपर भी आपकी बड़ी एक ज़बरदस्त तहकीक है। तो डॉक्टर साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी असद, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, अभी मामला और मौजू यही ज़ेर बहस है कि ये जो इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और ये जो तबाकारियाँ हो रही हैं, इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाएगा, ये एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। हेलो। जी जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी। जी, तो डॉक्टर साहब, अर्ज़ ये है कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इससे जो नुकसानात हुए हैं, इसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाएगा, और आने वाले वक्तों में इसके लिए क्या सद्देबाब किए जाएंगे, ये मेरा आपसे सवाल है। ज़रा इसके बारे में फरमाइएगा। जी, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं जी। 2016-17 में फ्रांस में टॉक था, बैक ये तो बंद मैंने करें, वहाँ टॉक बैक बंद करें। जी। जी, तो मैं वहाँ पे अपना घर लिया। जी। तो जब मैं नोटरी के पास वो रजिस्ट्री जो होती है हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, उसके ऊपर हम्म। साइन करने के लिए गया, तो नोटरी ने मुझे बताया कि तेरा घर जहाँ पे है, हम्म। ये जो कि रिवर के ऊपर है, तो यहाँ स्लाब आएगा। जी। तो मैं थोड़ा सा ना परेशान हो गया। तो उसने कहा इतनी परेशाानी की बात, ये स्लाब जो है ये 99 ईयर्स के बाद आएगा। जी। और वैसे भी आप 11वीं मंजिल पे हैं, अगर कोई स्लाब आए कभी तो उसका इतना खास जो है ना आपको इफेक्ट नहीं बिल्कुल होगा। ठीक है। अब बात इसमें देखने वाली ये है कि हम पिछले कई दिनों से ये रोना रोक रहे हैं कि जी 38 साल बाद ये स्लाब आया है। जी। उससे पहले हमें कुछ इसका इल्म नहीं था, जब 88 में जब बात ये करते हैं। हम्म। तो एक तरफ आप ये सोच रहे हैं 38 सालों बाद ये स्लाब आया है, एक तरफ एक मुल्क जो है उसके लोग जो है 100 साल में प्रोजेक्शन करके रखे हुए हैं, जी। और फिर प्रोजेक्शन करके बैठे हैं। तो सेल प्रॉपर्टी हो रही है, तो उस बंदे को भी आगाह कर रहे हैं भाई हम्म। ये इन सालों में ये होगा, लेकिन तुम महफूज रहोगे। जी। अब यहाँ पे ये था कि चूंकि हमें हाई अलर्ट थे और हमें पता भी था, पेश की इत्तला भी दी गई, सारा कुछ हुआ, हम्म। तो हमें ये था वक्त से पहले हम इंतजाम कर ही रहे। हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि 38 सालों बाद ये स्लिप आया। हम्म। सलाह छोटे मोटे तो तकरीबन 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। सवाल ये है कि हमें चाहिए था कि हम वक्त से पहले तैयारी कर सकते। ये जानी जैसे इंट्रो में कहा कि वो तो शायद कभी भी नहीं होगा। हम्म। हाँ, माली जो नुकसान हुआ है वो किसी हद तक जो है वो का, लेकिन सबसे बात ये है कि आपको उस असल या जो जो एक्यूरेट एस्टिमेट्स हैं वो आपके पास होंगे, फिर आप अंदाजा कर पाएंगे। जी। अभी जब 2022 में जब सैलाब आया है, तो कोई बंदा $55 की बात कर रहा है नुकसान हो गया, कोई बंदा 65 बिलियन यूएस डॉलर की बात कर रहे, कुछ लोग 68 बिलियन यूएस डॉलर की बात करते हैं। हर बंदे के पास अपना अपना एस्टिमेट था। तो बिल्कुल उससे ठीक। आप मामले की संजीदगी का अंदाजा करते हैं कि हम अपने जो वही बेसिक मसाइल जो हैं उनको हल करने में कितने संजीदा हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अभी ठीक भी है। देखिए सेशन हो रहे हैं, हर जगह पे अभी सिंध की बारी आ गई है, तो हम्म। अब काफी 10-15 दिन पहले से बात हो रही थी ये मुख्तलिफ किस्म के जो क्लाउड बर्स्ट हैं, ये बारी बारी सूबों आएंगे, तो सूबों को। आने से पहले बात हो रही थी कुछ सैलाब के हवाले से, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, और ये बात हो रही थी कि ये जो नुकसानात हैं, इसका अंदाज़ा और तखमीना कैसे लगाया जाएगा। अच्छा, डॉक्टर साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनको दोबारा वेलकम करूंगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपको एक दफ़ा फिर वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि उस सिलसिले को जारी रखा जाए। कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी कि तखमीना लगाना बहुत ही मुश्किल है, और फिर जब ज़ाहिर है कि इसका तखमीना नहीं लगाया जाएगा, तो फिर इससे बचा कैसे जा सकता है, और ऐसी सूरत हाल को कैसे इससे निपटा जाए। सवाल ये पैदा होता है कि जो क्लामिटीज़ हैं, अब ये बहुत तेज़ी से आ रही हैं, पूरी दुनिया में इसके असरात नज़र आ रहे हैं, मगर ये हम लोग ज़्यादा वल्नरेबल इसके अंदर हो गए हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी बात की जाए कि कैसे इससे बचा जाए, और इसके लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। जी, तो उसमें जैसे पहले करता था कि जहाँ जहाँ फ्लड आया है वहाँ वहाँ सेशन लोगों का ही, लेकिन यकीन कीजिए मैं एक दो शहर फिरा हूँ, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं शहरों में जाऊँ जिनसे आप हो सकता है रहनुमा जो कोई हेल्प करूँ। पानी अब से खड़ा है, शहर दो शहर पानी बहुत शहर तक का वैसे हुई। तो मुझे कि ये शहर का तकसीम है, एक शहर का हिस्सा डूबा, दूसरा का हिस्सा बिल्कुल पाक है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये तकसीम है। दूसरी बात ये है हमें इंडिविजुअल लेवल पे करने की हमें लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है कि इस तरह की जब सूरत आती है तो सूरत से निपटा जाता है।
और हमें इस बात से बाहर निकलना होगा। आप किसे बात करें कच्ची वो देखें 38 साल बाद सैलाब आया यार, तो सैलाब आया ही नहीं, तो इन्होंने समंदर का जो वहां हमने घर बना दिया, वहां हमने हाउस सोसाइटी बना ली, तो सैलाब कभी आया ही नहीं। तो हम जो चीजें हैं उसके अंदर एक और बात का इजाफा होता है, शायद पता नहीं अल्लाह की मर्जी ऐसे कि हमारी किस्मत में ऐसा, अल्लाह ने ये कब कहा है कि अपनी बात ना करो, अल्लाह ने कब ये कहा है कि इस तरह की सूरत जब आए तो उसके लिए तरक्की की कोशिश ना करो, अल्लाह ने कब कहा कि अपनी जान की हिफाजत ना करो। हमें ये भी चीजें जो है इन चीजों से हमें बाहर निकलना और प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। अब जब तक देखिए आप ये क्लाइमेटिक सिचुएशन जो इतनी चेंज हो रही है, इससे आप जो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट नहीं हो रही। अब देख अभी सैलाब आए 15 दिन नहीं, जैसे गंदम की प्राइस में इजाफा हो गया है, आटे 20 किलो जो फैला जो उसकी 13 रुपए का इजाफा हो गया। अभी आने वाले दिनों में चीनी महंगी होगी, आने वाले दिनों में और बहुत सी चीजें महंगी होगी। हाँ, जानवर जो है उनका चारा वो साथ दबा गया, अभी वो महंगाई जाएगी तो फिर भी देखने होगा कि इसका सारे का सारा जो है वो आम आदमी गरीब आदमी जो उसके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अमीर आदमी जो है तो उसमें जो ये भी जो कुछ थोड़ी सी सूरत नजर आ रही है कि कुछ अमीर लोग जो है उनके कुछ रकबे बचाने के लिए, उनके कुछ रेजर्ट्स बचाने के लिए क्या किया है कि हमने पानी जो है उसका रुख जो है गरीब बच्चों की तरफ मोड़ दिया है। तो ये गरीब तो उसी को समझना चाहिए कि कम से कम हमें अपने आप को इस काबिल कर लेना चाहिए कि जब इस तरह के सैलाब वगैरह आए तो सैलाब की सूरत से अच्छे तरीके से अपने माल को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने अहले खाना को बचाएं। बिल्कुल ठीक है। अब डॉक्टर साहब एक और भी बड़ा आम सवाल जिसकी अभी आपने निशानदेही की है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं बढ़ जाएंगी, फिर हमारे लिए ओवर द ईयर्स सबसे मुश्किल जो चैलेंज रहा है वो इन्फ्लेशन है। तो पाकिस्तान की जैसे इकोनॉमी है इतनी वल्नरेबल हो और डेट ओरिएंटेड हो, आई एम सॉरी मुझे कहना पड़ेगा, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन फिर क्या काम करेगी? अब ये भी बड़ा एक आम सवाल है कि चलें इससे तो समहाउ हम निपट लेंगे, मगर ये कि आने वाले वक्त में फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मैं चाहूँगा ज़रा उस पर भी बात कर ली जाए। देखिए जी, आप जैसे कह रहे हैं कि कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। जैसे मैंने कहा आटे की प्राइसेस उसमें इजाफा हो गया है, गंदम की प्राइसेस में इजाफा हो गया है, चावल की प्राइसेस में इजाफा हो गया, मार्केट में जाए फ्रूट्स की प्राइसेस में इजाफा हो गया, मार्केट में जाए सब्जी जो है उनकी प्राइसेस के अंदर इजाफा हो गया है। और होगा क्या कि आगे इन्फ्लेशन का ये डिजिट हम कह रहे हमारा 4.7% हो गया है या हमारा 4.5% है, ये इससे कहीं ज्यादा होगा। और मुझे तो एक और सूरत नजर आ रही है कि इससे आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है जो IMF की मदद से आपने प्रोजेक्शन वगैरह की थी वो भी इफेक्ट होगा जी। इससे पॉवर्टी आपकी बढ़ेगी। ये सैलाब जो है ये पॉवर्टी को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, ये सैलाब जो है अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, ये सैलाब जो है ये इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये बताइए कि फिर अब हमारा कैश फ्लोज देखें तो वैसे ही बड़े डिस्टर्ब हैं, और जैसे मैंने भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम बड़ी डेट ओरिएंटेड इकानमी है, तो ये जो अब गैप आएगा ये जो लॉसेस की वजह से, इसको कैसे फिल करेंगे? और फिर क्या ये जो बड़ी नेशंस हैं, इससे पहले भी जैसे प्लेज किया था कि 1 ट्रिलियन जो है स्पेंडिंग होगी, ख़ास तौर पे ये जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं और ख़ास तौर पे जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके लिए, तो क्या ये सिस्टम में आ जाएगा, ये पैसे आपको मिल जाएंगे? और अगर मिल जाते हैं तो क्या उससे हम इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं? ये उससे भी बड़ा क्वेश्चन होगा। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी कमेंट करें ना। देखिए जो 2022 में सैलाब आपका आया था उसके बाद जिनेवा कॉन्फ्रेंस जब हुई थी उसमें दोस्त मुल्कों ने आपसे 11.2 बिलियन US डॉलर का वादा किया था कि ये आपको हम पैसे देंगे ताकि जो क्लाइमेट डैमेज आपका हुआ है उसको क्लाइमेट डैमेज की वजह से जो आपका डैमेज हुआ है तो उसके ऊपर वो काबू पा सके। क्या वो पैसे आपको मिल गए? और हमने फिर दोबारा से वो कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस में आपने वादे किए थे हमारे दोस्त मुमालिक ने वो वादे पूरे नहीं हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बात सुने, उनको इतना सीरियस आपके साथ चलने की जरूरत क्यों और जब तक वो खुद सीरियस नहीं अपनी सिचुएशन के बारे में। बिल्कुल ठीक है। इमदाद भी तब आपको आती है कि जब जिस बंदे ने इमदाद आपको देनी है वो ये भी तो देखेगा ना कि आप ये जो आपको एड के नाम पे हम पैसा दे रहे हैं वो पैसे को ऑनेस्टली आप जो रिक्वायर्ड आपके एरियाज हैं इकोनॉमी के वहां पे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने अनप्रोडक्टिव यूज के इस्तेमाल करें तो एक वक्त में आके वो भी रुक जाएंगे। तो जिनेवा कॉन्फ्रेंस में जो वादे हुए थे वो पूरे ना होने की वजह ये भी है कि हमारा रवैया ही सीरियस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग शायद इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे, और अगर होता तो फिर प्रैक्टिकली कुछ करते हुए नज़र आते। अब डॉक्टर साहब ये जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी है इसके अंदर अब हमें कोई ऐसा सिलसिला बनाना पड़ेगा। हमारे पास वजारतें तो सब चीज़ की हैं, मगर ये कि वो प्लानिंग हमें कहीं नज़र नहीं आती, और इस तरह की सिचुएशन जब इमर्ज होती है तो इसको कैसे इससे बचा जाए, ये सब भी तो प्लानिंग में आती है। अभी एहसन इकबाल साहब कुछ देर पहले बात कर रहे थे, प्लानिंग उनके पास है, प्लानिंग डिवीज़न, तो क्या प्लानिंग होती होगी? कुछ सरफेस पे कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो, जो आप समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को, ख़ासतौर पे जो डैमेजेस हैं, इनको रोका जाए? ज़रा फरमाएं इसके बारे में।
देखिए जी, और ऐसे इकबाल से बात कर रहे थे जी, प्रोफेसर जो है वो हम्म। बच्चों जी ने जो इंडस्ट्री के साथ गुजारे ताकि वो प्रोफेसर से लेक्चर देने वाला ना हो। मेरा सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे इकबाल साहब ने ये सोचा है कि हम प्रोफेसर जो है उसको प्लानिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाएं। हम्म। हम जो प्लानिंग अब जो प्रोसेस है उसको प्रोफेसर के साथ जोड़े ताकि प्रोफेसर जो रिसर्च कर रहा है उस रिसर्च प्लानिंग प्रोसेस जो है वो जब वो पॉलिसी प्रोसेस से गुजरे तो प्रोफेसर की अकेले के सजेशन हैं उसको हम अकोमोडेट करें। बिल्कुल ठीक जब है। तक प्रोफेसर को आप इकोनॉमिक प्रोसेस का या इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, मुझे एक बात बताएं, हम्म। आप कैसे ये सोच सकते हैं कि हम लोग तरक्की करेंगे? बिल्कुल अब ठीक है। चाइना की हर दफा हम एग्जाम्पल देते हैं, चाइनीज प्रोफेसर जो है वो गवर्नमेंट के साथ लिंक है जी। और गवर्नमेंट चाइनीज प्रोफेसर के साथ लिंक है। तो जो प्रोजेक्ट्स आपके रिसर्च के आ रहे हैं वो प्रोफेसर के पास आते हैं, ना कि हमारे यहाँ प्राइवेट जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, सारे फंडेड प्रोजेक्ट्स उनके पास चले जाते हैं। तो जब तक जो प्रोफेसर है उसको घर की किचन है उसका हिस्सा नहीं बनाएंगे, आप प्लानिंग बिल्डिंग कर ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो पूरी सिचुएशन हमारे सामने है, ये कोई ओवरनाइट तो ये सारा सिलसिला शुरू नहीं हुआ जो हमें समझ में आता है। और जब ये सारी चीज़ें प्रिडिक्टेबल हैं तो आपके पास उस हिसाब से कोई कंटिजेंसी प्लान भी होना चाहिए था जो कि नज़र नहीं आया। अब यहाँ पर क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी है, सब कुछ है, सबके पास रिसोर्सेज भी बराबर के हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए क्या किया जाए? और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आप समझते हैं कि ये फेडरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है? इसके बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? देखिए जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर सूबे की ज्यादा है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, चाहे वो कौन से लेवल पे हो, चाहे वो तहसील लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट पे हो, रीजनल लेवल पे हो या प्रोविंशियल लेवल पे और फेडरल लेवल पे हो। ये तो पहले मैं बात ये करता हूँ कि जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन नहीं करेंगे हम ब्लेम गेम में पड़े रहेंगे। अब सूबे जो है वो ब्लेम करते हैं फेडरल को, फेडरल कहता है जी हमने बात को अथॉरिटी दे दी है, ठीक है जी हमने आपको पावर दे दी, जो आप जाती मसाइल हैं सर, जो जो प्रोविंशियल मसाइल के लिए सबूत आपको हल करने चाहिए। जी। हम उसमें ना ब्लेम गेम में पड़े हैं। उसकी वजह ये है कि शायद हमारे लिए ये एक तमाशा है, पाकिस्तान को हमने एक तमाशा बनाया हुआ है और हम साथ में डिग्री पढ़ा रहे हैं कि जो हम अपना खेल वो पेश कर रहे हैं, लेकिन जो मसायद है उसकी तो जो कोई बंदा नहीं करता। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि एक चीज़, आप इकोनॉमी से आपका क्योंकि ताल्लुक़ है और हमारे यहाँ जिस तरह से पॉपुलेशन डेंस होती जा रही है, हाउसिंग की नीड भी बढ़ती जा रही है, अभी इस पूरे सिलसिले के अंदर जो एक सेक्टर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है वो हाउसिंग का सेक्टर हमें मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। और ज़ाहिर है कि ये आपके लिए एक डिज़ास्टर तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए क्रिएट करेगा। तो आप समझते हैं कोई एक्टिविटी हो सकती है हाउसिंग की, जो नीड है, जो डिमांड अब आएगी उसको कैसे कैटर करेंगे? इसके लिए अगेन एक प्लानिंग की ज़रूरत है और फिर आपके पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट होनी चाहिए कि आप इस चीज़ को डेवलप कर सकें। क्या वो हुकूमत की प्लानिंग में नज़र आ रहा है या हो सकता है? मैं ज़रा इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्लानिंग ऐसा सच नज़र नहीं आ रही। जी। लेकिन वो मैं बात कर रहा था कि सैलाब आया, फोटो सेशन हो गए, अब सैलाब से जो नुकसान हुआ उसको बातें हो रही, लेकिन जो सैलाब लोग हैं उनको हम भूल चुके हैं जी। तो जहां तक आपका हाउसिंग सेक्टर है या रियल स्टेट सेक्टर जो है, देखिए ये सेक्टर जब तरक्की करता है तो खाली एक सेक्टर नहीं तरक्की करता, 35 सेक्टर जो है वो अटैच है। सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ब्रिक इंडस्ट्री हो गई, फिर जो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री और बहुत सारी चीजें। तो इस हाउसिंग सेक्टर के साथ वो 32 सेक्टर जो और आगे तरक्की करेंगे। तो कोई भी जब चैलेंज ऐसा भी आता है तो अपॉर्चुनिटी भी साथ लेके आता है। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम बस वो चैलेंज का रोना होते रहे या उस चैलेंज के अंदर से अपॉर्चुनिटी जो है उसको बना के तो हम दोबारा अपने पांव के ऊपर खड़ा हो जाए। सारी चीजें कोरोना के अंदर हो रही है। हमारी इकोनॉमी पैड की एक चाइना था जो कोरोना के अंदर भी उसकी ग्रोथ थी वो पॉजिटिव थी। तो ये चीजें इस तरह से होती है। देख मैं अभी लाहौर से गुजर हर जगह मुझे होर्डिंग नजर आ रही, नजर आ रही है, मैं हंस रहा हूँ कि ये कल्चर सिर्फ और सिर्फ जो एशियन ये खासकर ये और पाकिस्तान इंडिया है यहाँ पे है, चाइना में कहीं तो किसी प्रोजेक्ट को कोई मुझे ना मुझे फोटो नजर आ रही है किसी लीडर की, ना उनका मेयर है, ना उनका कोई जो डिस्ट्रिक्ट आदमी है, जो प्रोविंस आदमी है, सारी चीजें जो यहाँ पे हैं। तो मकसद करें कि हम शोर ज्यादा कर रहे हैं और प्रैक्टिकली काम का जब जीरो से भी बिल्कुल ठीक है। यानी सिर्फ हमारे पास जो है वो बातें ही हैं, आई एम वेरी सॉरी, कि जो बताई जा रही हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा। और एक बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान जो है वो आबादी के एतबार से दुनिया के बड़े ममालिक में इसका शुमार होता है। कुछ जगह पे 6ठे नंबर पे है, कुछ जगह 5वें नंबर पर है और इसमें इजाफा ही होगा आने वाले वक्तों में। लेकिन ये जो प्लानिंग है ये कहीं भी किसी लेवल के ऊपर नज़र नहीं आ रही। इससे पहले भी हम देख चुके हैं, इससे पहले हमारी प्रैक्टिसेस रही हैं
कि सिंध के अंदर जब सैलाब आया था तो वो 30 लाख घर बनाने की शायद बात की गई थी। इससे पहले भी एक गवर्नमेंट आई थी, वो भी घर बना के दे रही थी, मगर उसके ऊपर क्या हुआ, कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था। वेरी सॉरी, यकीनन कुछ ना कुछ घर ज़रूर बने होंगे जैसे पाकिस्तान में इससे पहले भी होता रहा है, मगर ये इसका हल नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो लोगों को ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इकॉनमी के ऊपर अगर आपका फोकस होगा, इकनॉमिकली अगर आप उनको स्ट्रेंथन करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आपके लिए वायबल हो सकती हैं। अदरवाइज़ और कोई इसका वे आउट नहीं है। पैसे ज़रूर आपको मिल जाएंगे, आपको डेट भी मिल जाएगा, बट अदरवाइज आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इस वक्त पूरी ओवरऑल सिचुएशन पे जो फ्लड की वजह से है और जो मुतासर इलाके हैं वहाँ पर क्या काम हो रहा है, इससे भी हमने आपको आगाह किया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर अब हमारे ख़त्म हो जाता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।